नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। शुरुआत करते हैं। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट मराठी, ईयर 2020, बोर्ड महाराष्ट्र। उपास ये चैप्टर हमने पढ़ा, समझा। ओके, उसका पार्ट 1 क्वेश्चन आंसर का भी हमारा हो चुका है। आज हम देखेंगे पार्ट 2। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि जब मैंने शाल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर किए थे वीडियो में और उसमें स्वमत नहीं किया था, तो बहुत बच्चों का सवाल था कि प्लीज़ हमें स्वमत भी दीजिए, क्योंकि हमें देखना है उसे किस तरह से लिखना चाहिए। सो इसके लिए उपास चैप्टर में मैंने स्वमत भी दिया है ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया आ जाए कि आपको स्वमत कैसा लिखना है। स्वमत का मतलब होता है कि खुद का जो आपका मत है, पर्सनल क्वेश्चन होता है, आपको क्या लगता है ये आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं है, चीज़ नहीं कि आपको यही चीज़ मेंशन करनी है। ओके, सो आपका जो ओरिजिनल मत होगा, आपका जो विचार होगा, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। पहला क्वेश्चन है इसका उपास चॅप्टर का, तुम्ही एखादा संकल्प केला आणि तो पूर्ण केला नाही। मतलब आपने कुछ डिसाइड किया है। संकल्प मतलब आपने कुछ टारगेट डिसाइड किया है और आपने वो कंप्लीट नहीं किया, तर कुटुंबातील व्यक्ती कोणत्या प्रतिक्रिया व्यक्त करतील। तर मतलब तब आपके कुटुंब के जो लोग हैं, फैमिली के जो लोग हैं, उनकी क्या रिएक्शन होगी। प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन। सो उनकी क्या रिएक्शन होगी, तो आपको ये समझना है, सोचना है कि उसका कल्पना करना है, मतलब इमेजिन करना है, और आपको ये आंसर खुद के मन से लिखना है। ओके, सो आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आपने कुछ डिसाइड किया है, कुछ प्लान किया है और वो आपने नहीं कंप्लीट किया, तो आपके घर वाले आपको उस चीज़ के लिए कैसे रिएक्शन देंगे। सो देखिए, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। मराठी में आपको पॉइंट वाइज आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ आपको अच्छे से समझने के लिए मैं पॉइंट देती हूँ। ठीक है, सेंटेंस मैंने छोटे रखे हैं, पर फिर भी आपको ये पूरा जो आंसर है वो बहुत ही सही तरीके से मैंने दिया है। सेंटेंस छोटे इसलिए रखे हैं क्योंकि आपको वो लिखना, एवरेज बच्चों को भी वो लिखने को पॉसिबल हो जाए, इसके लिए। ठीक है, जो होशियार बच्चे हैं वो और अलग से और डिफ़िकल्ट सेंटेंस भी मेक कर सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको यही जो है ना वही लिखना है। देखिए इधर आपको लिखना है सिर्फ मी। जब आप आंसर स्टार्ट करोगे तो आपको लिखना है मी एखादा संकल्प केला आणि तो पूर्ण केला नाही तर कुटुंबात तर। देखिए यहाँ पे तर है, सो ये तर तक आपको ऐसा एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ से तर तक, और ये तर का आगे का आंसर मैंने यहाँ पे आपको लिखा है। ये देखिए तर, ये जॉइंट वर्ड है। सो आपको ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वही एज इट इज़ नीचे लिखना है, और यहाँ से तर से आपका आंसर स्टार्ट होगा ये। सो पहला है तर आई बाबांना ते आवडणार नाही। पहला चीज़ क्या लिखोगे कि आपने कुछ डिसाइड किया है और आपने कंप्लीट नहीं किया वो, तो सबसे पहले वो आपके जो मम्मी पापा है उनको वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, तो वही एज इट इज़ सिंपल आपको सेंटेंस लिखना है। तर आई बाबांना ते आवडणार नाही, पसंद नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड लिखोगे बाबा माझ्यावर रागवतील। अभी मॉम और डैड का अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। क्या लिखोगे, बाबा माझ्यावर रागवतील। बाबा मतलब आपके डैड, वो आप पे गुस्सा हो जाएंगे। आई मला खूप ओरडेल, और मॉम मुझे बहुत डांटेगी। आई मला खूप ओरडेल। ओके, सो आपके ये मेन सेंटेंस हो गया कि दोनों को नहीं पसंद आएगा, और अलग से आपने लिखा है कि डैड की रिएक्शन क्या होगी और मॉम की रिएक्शन आपकी क्या होगी। ठीक है, तो आपके इजीली 3 सेंटेंस यहाँ पे बन जाते हैं। बाद में आपका जो छोटा भाई, बड़ा भाई जो भी है, वो आप लिख सकते हो दादा मला खूप चिड़वेल, क्योंकि ब्रदर और सिस्टर जो होते हैं वो चिढ़ाने का ही काम करते हैं कि नहीं नहीं तूने तो ये बोला था, वो बोला था, पर किया नहीं, तो उसको चिड़वने मतलब टीजिंग करना बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सो आपको वो लिख सकते हो दादा मला खूप चिड़वेल। तो तीनों भी आपके जो फैमिली मेम्बर है उनकी रिएक्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाद में क्या होगा, देखिए डांटेंगे, चिल्लाएंगे, टीज़ करेंगे, पर उसके बाद क्या करेंगे तो आपको समझा के बताएंगे वो। ठीक है, सो 5th पॉइंट में वो मैंने लिखा है नंतर दोघे मला माझी चूक समजावून सांगतील। मतलब बाद में दोघे, दोघे मतलब कौन, आपके मॉम और डैड। सो बाद में दोघे मला माझी चूक मतलब मुझे मेरी जो गलती है वो समझा के बताएंगे।
ठीक है, समजावून सांगतील. ओके, मतलब समझाएंगे. बाद में क्या करेंगे, गलती बताने के बाद में आपको गाइड करेंगे वो. ठीक है. सो मला योग्य मार्गदर्शन करतील, मतलब मुझे, मार्गदर्शन का मतलब होता है गाइड. ठीक है. सो वो मुझे परफेक्टली गाइड करेंगे कि मेरी गलती कहाँ पे है और मुझे वो करेक्ट कैसे करनी है. 7 सेंटेंस आपका होगा, मग मी पुन्हा एक नवीन संकल्प करेन. और ये सब गाइडेंस मिलने के बाद मैं पुन्हा मतलब मैं फिर से एक नया संकल्प करूँगा, मतलब एक नया टारगेट क्या करूँगा, चूज़ करूँगा. ठीक है. सो इस तरह से ये सभी बातें होंगी जब आप कोई प्लान करोगे और उसको कंप्लीट नहीं करोगे तब. ठीक है. सो आई होप ये सिंपल, देखिए सेंटेंस मैंने सिंपल रखे हैं, पर आपका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे बराबर मैंने लिख के दिया है. ठीक है. सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े सेंटेंस बनाओ, डिफ़िकल्ट सेंटेंस बनाओ और आपकी बात कहो. छोटे छोटे सेंटेंस कह के भी आप आपका आंसर लिख सकते हो. और यही मेरी कोशिश रहती है कि आपको यही चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए. ठीक है. आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो हमेशा आपके सेंटेंस के ऊपर, आपका उसमें ग्रामर कैसे यूज़ किया है, वो सेंटेंस करेक्ट है क्या नहीं, इसके बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं. आपने बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाया पर उसमें कुछ आपका है ही नहीं है परफेक्शन. ठीक है. आप क्या कर रहे हो, आप गलत लिख रहे हो अगर उस सेंटेंस को, तो आप कितना भी बड़ा सेंटेंस बनाओ वो आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा. उससे अच्छा आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ पर ग्रामेटिकली वो करेक्ट होने चाहिए, तो आपका क्या होता है, आपको वहाँ पे मार्क्स मिलते हैं. टीचर जो होते हैं वो मार्क्स कट नहीं कर पाते. ठीक है. सो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए. सो एक बार मैं पूरा जो आंसर है मराठी में आपको अच्छे से रीड करके बताती हूँ. सो आंसर यहाँ से चालू होता है आपका, यहाँ से, मी एखादा संकल्प केला आणि तो पूर्ण केला नाही तर आई बाबांना ते आवडणार नाही, बाबा माझ्यावर रागवतील, आई मला खूप ओरडेल, दादा मला खूप चिडवेल, नंतर दोघे मला माझी चूक समजावून सांगतील, मला योग्य मार्गदर्शन करतील, मग मी पुन्हा एक नवीन संकल्प करेन. ओके. सो यही आंसर आप बोलिए और लिखिए. इसका जो PDF है, इसका ये जो स्लाइड है पूरा मेरा PPT जो है उसका मैं PDF बनाऊंगी और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो डालूंगी ताकि आपको वो मिल जाए और आप उस PDF को देख के आपके नोट्स बनाओ और उनको याद करो. ठीक है. सो आगे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. सो सेकंड क्वेश्चन है, दोरीवरच्या उड्या मारण्याच्या प्रसंगातील तुम्हाला समजलेला विनोद स्पष्ट करा. देखिए उपासी चैप्टर में जो पूले देशपांडे है वो वेट लूज़ करने के लिए रस्सी उड़ी स्किपिंग करते हैं. ओके. तो वो स्किपिंग वाला जो सीन है वो उसमें आपको क्या जोक समझा है वो आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है. सो देखिए आंसर देखते हैं हम लोग कैसे लिखा है मैंने. पहले लिखना, देखिए छोटे सेंटेंस है पर आपको इजीली समझेंगे क्या है. लेखकाचे घर लहान होते. ओके. लेखक जो है वो चॉल में रहते थे तो उनका घर छोटा था. तिथे दोरी उड्या मारायला जागा नव्हती. अभी घर छोटा था इसके लिए वहाँ पे रस्सी खेलने के लिए, रस्सी कूद करने के लिए जगह नहीं थी. सो तिथे दोरी उड्या मारायला जागा नव्हती. तरीही लेखकाने उड्या मारण्याचा प्रयत्न केला. फिर भी जो हमारे लेखक है पू ल देशपांडे, उन्होंने दोरी उड़िया मतलब रस्सी कूद करने का क्या किया, प्रयत्न किया. और ये सब आपको लिखना होगा. देखिए ठीक है. आपको मेन डायरेक्टली जोक पे नहीं आना है क्योंकि आप स्वमत लिख रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आपको थोड़ा वो इलेबोरेट करना पड़ता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन उसका देना पड़ता है. आप डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं आ सकते यहाँ पे. सो चौथा पॉइंट है, पहिली उडी मारल्यावर त्या दोरीबरोबर ड्रेसिंग टेबलवरील सगळे सामान खाली पड़तं. ओके. सो आपको ये सीन पता है कि जब जो पूले देशपांडे है वो रस्सी कूद करने के लिए पहले रस्सी जब उड़ाते हैं, ओके, सो पहला जंप जब वो करते हैं तो वो रस्सी होती है वो क्या होती है, उनके ड्रेसिंग टेबल पे अटकती है और ड्रेसिंग टेबल पे जो भी सामान रखा होता है वो रस्सी के साथ नीचे गिर जाता है. ओके. आई होप आपको चैप्टर याद आता, मतलब याद है. ठीक है. याद नहीं है तो प्लीज़ आप फिर से चैप्टर वो सुनिए ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए. ठीक है. सो जब वो पहला जंप करते हैं, पहिली उडी मारल्यावर त्या दोरी बरोबर मतलब उस दोरी के साथ, उस रस्सी के साथ ड्रेसिंग टेबल पे जो भी सामान होता है वो खाली पड़ता मतलब नीचे गिरता है.
ये पहला सीन आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और दूसरी बात भी आपको लिखनी है कि जब वो दूसरी उडी मतलब दूसरा जंप करते हैं तब दुसरी उडी मारल्यावर ती दोरी शेजारी राहणाऱ्या आचार्य बर्वे यांच्या गळ्यात पड़ते। मतलब सेकेंड जब वो करते हैं तो उनके जो नेबर होते हैं, कौन नेबर, आचार्य बर्वे, तो उनके गले में वो जो रस्सी होती है वो पड़ जाती है, गिर जाती है। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे है जोकिंग वाली। 6 पॉइंट है, त्यामुळे लेखकाला बर्वेकडून 1 तासभर मौन या विषयावर प्रवचन ऐकावे लागते। और रस्सी उनके गले में गिर जाने के कारण जो बर्वे है मतलब उनके जो नेबर है उनके तरफ से लेखक को मतलब हमारे फूल देशपांडे को पूरे 1 घंटा, ओके, तासभर का मतलब होता है 1 आवर। सो पूरे 1 घंटा उनको मौन मतलब शांति के ऊपर उनको 1 घंटा प्रवचन मतलब लेक्चर सुनना पड़ता है कि आप कैसे रहो, कैसे मौन आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, बातें कम करो थोड़ी। सो ऐसे लेखक को 1 घंटा सिर्फ वो रस्सी कूद करने के कारण 1 घंटा लेक्चर सुनना पड़ता है। सो हा प्रसंग मला खूप विनोदी वाटतो। तो मुझे ये पूरे इंसिडेंट में यही जो प्रसंग है वो क्या लगता है, बहुत ही विनोदी लगता है, बहुत ही जोकिंग लगता है। ओके, देखिए अभी ये मेरा विचार है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। आपको अलग चीज़ अच्छी लग सकती है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, पर आपको रस्सी कूद के बारे में ही लिखना है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो रस्सी कूद के बारे में मतलब दोरीवरच्या उड्या इस टॉपिक के बारे में ही पूछा है, ना कि पूरे चैप्टर के बारे में। ठीक है, सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि उनको 1 घंटा लेक्चर सुनने को मिला और उनका पहले जंप में क्या हुआ, दूसरे जंप में क्या हुआ, ये चीज़ें मुझे जोकिंग लगी तो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है, सो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। एक बार मैं अच्छे से आपको मराठी में वो पढ़ के दिखाती हूँ। पॉइंट में आपको आंसर नहीं लिखना है, फिर से मैं बताती हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट आपके समझने के लिए देती हूँ ताकि आपको सेंटेंस अच्छी तरह से समझे। ठीक है, सो देखिए, लेखकाचे घर लहान होते, तिथे दोरी उड्या मारायला जागा नव्हती, तरीही लेखकाने दोरी उड्या मारण्याचा प्रयत्न केला। पहिली उडी मारल्यावर त्या दोरीबरोबर ड्रेसिंग टेबलवरील सगळे सामान खाली पडतं। दुसरी उडी मारल्यावर ती दोरी शेजारी राहणाऱ्या आचार्य बर्वे यांच्या गळ्यात पडते। त्यामुळे लेखकाला बर्वेंकडून 1 तासभर मौन या विषयावर प्रवचन ऐकावे लागते। हा प्रसंग मला खूप विनोदी वाटला। ओके, ये आंसर आपका हो गया। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बर्वेंकडून ये जो डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो डॉट देना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ आपको देती हूँ वो एज इट इज़ आपको लिखना है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंतांच्या उपवासाबाबत त्यांच्या पत्नीचा अवर्णनीय उत्साह तुमच्या शब्दात वर्णन करा। देखिए अभी यहाँ पे आपको लगेगी एक लॉटरी। वो लॉटरी क्या है मैं आपको बताती हूँ। पार्ट 1 में इस वीडियो का मतलब इस चैप्टर का जो मैंने पार्ट 1 किया था वहाँ पे आपको सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर वो आप याद करोगे तो वो आपको सेम टू सेम एज इट इज़ स्वमत में लिखना है। तो वही ये स्वमत है जहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है। मगर आप मतलब आपने अगर पार्ट 1 वाला वो क्वेश्चन कवर किया है, याद किया है, तो वही एज इट इज़ आपको यहाँ पे लिखना है। दोनों भी क्वेश्चन सेम ही हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब हमारे पंत मतलब फूल देशपांडे ने जब उपवास करने का सोचा तो उनके वाइफ का रिएक्शन क्या था, उन्होंने क्या क्या किया उनके लिए। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे मैंने फिर से वो आंसर लिखा है आपके हेल्प के लिए। लेखकाच्या पत्नीने जेवणाची सारी पथ्ये पाळली, मतलब लेखक की जो पत्नी थी, वाइफ थी, उन्होंने खाने की सारी पथ्ये मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो क्या किए, उसने पाळली मतलब उन्होंने वो अच्छी तरीके से निभाया। ठीक है, लेखकाच्या ताटात दररोज एक चमत्कारिक पदार्थ पडू लागला, ये हमने किया है उस क्वेश्चन में, अगर आपको याद आ रहा है तो। ठीक है, मतलब लेखक के प्लेट में, थाली में हमेशा रोज़ एक नया नया जो आइटम है, एक पदार्थ है, वो आने लगा। लेखकाच्या ताटात उकडलेले पडवळे येऊ लागले, लेखक के प्लेट में सिर्फ बॉईल किया हुआ जो पडवल सब्जी है
वो आने लगा। बाद में है शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी आणि चवळीच्या शेंगा या सडपातळ भाज्यांचा खुराक सुरू झाला। ये भी सेम आंसर है, ये मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ वो पार्ट 1 में जो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन का लिखा था। सो शेवग्याच्या शेंगा ये सब, और शेवग्याच्या शेंगा मतलब ड्रमस्टिक, पडवळ एक सब्जी है, भेंडी मतलब लेडी फिंगर, और चवळीच्या शेंगा मतलब बीन्स की जो सब्जी होती है वो। ठीक है। सो ये इस तरह से जो सड़पातळ मतलब बहुत ही पतली ऐसी ये सब्जियां थी, उनका खुराक चालू किया लेखक को उनके वाइफ ने। बाद में है कोबी, कॉलीफ्लावर यांसारख्या बाळसेदार भाज्यांची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली। कोबी यानी कैबेज, कॉलीफ्लावर मतलब फ्लावर। तो ये जो सब्जियां हैं बाळसेदार मतलब ये फैट्स वाली सब्जियां हैं, तो इनका स्वयंपाकघरातून मतलब किचन से इनको निकाल दिया गया। हकलपट्टी मतलब निकाल दिया गया इन सब्जियों के। बाद में ये जो पॉइंट है आपका इस आंसर का नया पॉइंट है। ये तो ऊपर वाले सभी जो पॉइंट है वो कॉपी पेस्ट है उसी पुराने आंसर के। ये नया है कि लेखकाला बिना साखरेचा चहा पण सुरू झाला, मतलब लेखक को बिना शक्कर वाला जो टी है वो भी चालू हुआ। सो अशा प्रकारे पंतांच्या पत्नीचा अवर्णनीय उत्साह आपल्याला या पाठात पाहायला मिळतो। सो इस तरह से लेखक की जो वाइफ है उनका अपने पति के उपवास के लिए बहुत ही जो उत्साह है वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलता है। सो एक बार मैं आपको आंसर फिर से पढ़ के दिखाती हूँ मराठी का। लेखकाच्या पत्नीने जेवणाची सारी पथ्ये पाळली। लेखकाच्या ताटात दररोज एक चमत्कारिक पदार्थ पडू लागला। लेखकाच्या ताटात उकडलेले पडवळे येऊ लागली। शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा या सडपातळ भाज्यांचा खुराक सुरू झाला। कोबी, कॉलीफ्लावर यांसारख्या बाळसेदार भाज्यांची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली। लेखकाला बिना साखरेचा चहा पण सुरू झाला। अशा प्रकारे पंतांच्या पत्नीचा अवर्णनीय उत्साह आपल्याला या पाठात पाहायला मिळतो। ओके, सो आपके आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे है पाठातील तुम्हाला आवडलेला विनोद कोणता, तो का आवडला ते स्पष्ट करा। मतलब इस पाठ में आपको सबसे अच्छा लगा होगा जो कौन सा है और क्यों है। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे भी मैंने एक ट्रिक यूज़ की है कि आपने जो रस्सी उड़ी का ऊपर वाला हमने ये जो क्वेश्चन किया था, देखिए ये रस्सी उड़ी का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी ये क्या है, यहाँ पे आपको एक रस्सी उड़ी के बारे में आपको एक जोक लिखना था कि आपको वो चीज़ उसमें पसंद आई। तो वही हम लोग क्या करेंगे, यही सेम आंसर अगर हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं कि यही इंसिडेंट आपको अच्छा लगा सबसे पूरे चैप्टर में, तो भी आपका आंसर हो जाता है। तो 1/2 यहाँ पे भी ऑफर है आपको कि अगर आपने ऊपर वाला आंसर किया है वही आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। सो कभी भी ऐसे ट्रिक्स यूज़ कीजिए मराठी में ताकि आपका जो क्वेश्चन और आंसर है वो एक एक कम हो जाए। ठीक है। सो वो आपको मैं टाइम टू टाइम बताते जाऊंगी ही। ओके। सो थोड़ा आपको चेंज करना होता है, तो क्या किया है देखिए, उपास हा संपूर्ण पाठ विनोदिया है। पहले आपको ये लिखना है कि पूरा ये जो चैप्टर है वो पूरा चैप्टर ही क्या है, विनोदी है। ओके। या पाठातील दोरीवरच्या उड्या मारण्याचा प्रसंग मला जास्त विनोदी वाटतो। बाद में आपको लिखना है कि आपको एक्चुअल में कौन सा वाला पार्ट है वो ज़्यादा जोकिंग लगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि या पाठातील मतलब इस पाठ में जो दोरीवरच्या उड्या मतलब रस्सी उड़ी का जो है प्रसंग, इंसिडेंट, वो मुझे सबसे ज़्यादा जोकिंग लगता है। कारण क्यों लगता है वो भी पूछा है उन्होंने। ठीक है। यहाँ पे पूछा है ना कि का। ओके। सो उसका आंसर लिखोगे 3rd पॉइंट से कारण, और कारण के आगे ये जो है वो आपको स्वमत लिखना है, वही आंसर जो ऊपर है। ठीक है। क्या, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है। ये पूरा आंसर आप लिख सकते हो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 से। ठीक है। सो यही आंसर आपको लिखना है पूरा। सो आपका ये आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझे हैं और आपको एक आइडिया आया होगा कि किस तरह से आपको स्वमत लिखने हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ऐसे ही स्वमत सभी चैप्टर्स के चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए।
आपके कोई सजेशन है, आपको कोई और चीज़ चाहिए तो भी आप लिख सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, सब बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जन नहीं करते सब्सक्राइब, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और ये जो वीडियो है आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।